हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स, लाइफ की बात आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले बात जो आती है वो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड दैट समथिंग इज अलाइव, यानी कि कोई जिंदा है या लिविंग थिंग्स है। तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, यानी कि मूवमेंट को देखते ही किसी ऑब्जेक्ट की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम मूवमेंट को देखते ही बड़ी जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि समथिंग इज अलाइव, समथिंग इज लिविंग थिंग। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है हमारे लिए और विजिबल है, यानी कि ये हमें दूर से दिखाई देती है और विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण हम दूर से डिसाइड कर लेते हैं कि समथिंग इज अलाइव, वो लिविंग थिंग है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो हैं एट वंस हमें किसी तरह की कोई विजिबल मूवमेंट जो है वो नहीं दिखाते। तो क्या प्लांट्स नॉन लिविंग है? नहीं, हमें पता है कि प्लांट्स भी जो है वो लिविंग थिंग्स हैं। इसका मतलब विजिबल मूवमेंट के अलावा कोई ना कोई इनविजिबल मूवमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चलती रहती हैं, जो उनकी लाइफ को एग्जिस्ट करती हैं, उनकी लाइफ को बनाती हैं। तो ये इनविजिबल जो मूवमेंट होती हैं, कौन सी मूवमेंट? इनविजिबल मूवमेंट। तो इनविजिबल मूवमेंट, इन्हीं मूवमेंट को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं यही डिसाइड करती हैं हमारे लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, all living organisms perform some basic functions. These functions are necessary for existence of life. So these functions are called life processes. या हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, these basic functions make them alive. उनको जिंदा रखते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेसेस जो हैं कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के अंदर हम बताएंगे। पहला जो है वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा, सेकंड जो है वो रेस्पिरेशन का, थर्ड वन दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन दैट इज एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसा समझ लो कि लाइफ प्रोसेस के चैप्टर, एक ही चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर हमने एक छोटे छोटे जो है 4 चैप्टर्स की स्टडी करनी है, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि न्यूट्रिशन जो चैप्टर रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा, वो फूड से रिलेटेड होगा हमारा। यानी खाना हम खा तो लेते हैं, खाना खाने के बाद इसका क्या होता है वो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के अंदर। देन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जनरली हम क्या सोचते हैं, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकाल देना। लेकिन इस बीच के प्रोसेस का क्या होता है वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। तो जनरली हम बात करेंगे ब्रीदिंग की, लेकिन इसके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। फिर ट्रांसपोर्टेशन, खाना हमने खा लिया, माउथ के अंदर गया, स्टोमक के अंदर गया, लेकिन हमारी होल बॉडी को, हर सेल को जो है वो खाना चाहिए, तो वो पहुंचता कैसे है? तो इसके अंदर हम प्लांट्स की बात भी करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे। तो वाटर एंड ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, वाटर एंड ब्लड सर्कुलेशन की बात हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। देखो, सब कुछ काम कर लिया, खाना खा लिया, एनर्जी ले ली, उसको ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, उसके साथ साथ क्या है, कुछ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, उनका रिमूवल जो है वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के अंदर। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, इसको हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के अंदर। यहाँ पे हर टॉपिक के अंदर प्लांट्स को भी पढ़ेंगे, एनिमल्स को भी पढ़ेंगे, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस तरह से हमने सारे टॉपिक्स को पढ़ना है।
लेकिन मैं और समराइज करूं, इसको कंक्लूड करूं कि जब हम न्यूट्रिशन करेंगे तो हम मेनली क्या पढ़ना है, हमने एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना है। तो आपको यहाँ ध्यान रहेगा कि जब हम न्यूट्रिशन चैप्टर करेंगे तो ह्यूमन बींग्स का एलिमेंट्री कैनाल या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है। जब हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे तो हमने लंग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में करेंगे तो हमने यहाँ पर हार्ट को पढ़ना है। जब हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे किडनीज और नेफ्रॉन्स को पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, हमें थोड़ा ध्यान में रहता है कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ करना है, लेकिन इसके साथ साथ प्लांट्स का भी ध्यान करना है हमने। ठीक है, वो करेंगे। तो अब मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया था कि हमने एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो आपकी थ्योरी के अंदर एक क्वेश्चन अराइज किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। मोलिकुलर मूवमेंट क्यों जरूरी हैं? तो इसका आंसर लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये हमारे लाइफ के प्रोसेसेस हैं ये सारे मोलिकुलर मूवमेंट बेस के ऊपर हैं, यानी कि मोलिकुलर मूवमेंट ही इन सारे प्रोसेसेस को चला रहा है। ठीक है, तो लाइफ का एग्जिस्ट होना ये इन प्रोसेसेस पे या इनडायरेक्टली इन मोलिकुलर मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो इस तरह से समझो कि हमारी जो बॉडी है इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं। सिस्टम्स के अंदर ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन किससे बने हुए हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बनी हुई है? सेल से। यानी हमारी बेसिक जो यूनिट है बॉडी स्ट्रक्चर की वो क्या है? सेल है। तो हमारी सेल डैमेज हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मोलिकुलर मूवमेंट के से ही पॉसिबल होगा, क्योंकि इतनी स्मॉल स्केल के अंदर जो उनको सप्लाई की जाएगी वो मोलिकुलर मूवमेंट के बेस पर मोलिक्यूल्स ही वहां पे जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके आंसर अपने क्या बता सकते हैं? हम बता देंगे फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। तो लिविंग स्ट्रक्चर को चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको एग्जिस्ट रखना है, बना के रखना है, मेंटेन रखना है, तो मोलिकुलर मूवमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्या होता है इसको हम बड़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो सिंपल है। तो इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं अपने, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड न्यूट्रिएंट्स, the process of taking in food nutrients and utilizing it by an organism is called nutrition। यानी कि हमने खाना है, टेक इन करना है और उसके बाद उसका यूटिलाइज करना है, इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात आती है कि फूड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आपको पता है, लेकिन फिर और अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूं कि फूड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स सपोज करो आपको ना मैं ऑप्शन दूंगा 4 और आप लोगों ने बताना है कि ये ऑप्शन आपके लिए ठीक है कि नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप लोगों ने रोज अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर यानी अपने मील के अंदर, अपने फूड के अंदर आपने सिर्फ राइस या चपातीस को ही खाना है। ठीक है, क्या ये ठीक रहेगा? रोज ऐसा ही खाना है? तो आप लोगों का आंसर होगा नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, चलो आपको क्या करते हैं और अच्छी चीज दे देते हैं, आपको देसी घी दे देते हैं या बटर या कोई ऑयल या आपको मिल्क, यानी कि आपको फर्स्ट वाला चॉइस नहीं मिलेगा, सेकंड वाली चॉइस मिल रही है, देसी घी, बटर, ऑयल, मिल्क। सिर्फ आपने सुबह शाम दोपहर यही खाना है। तब भी आपका आंसर होगा कि सर नहीं, एक इस पे भी हम डिपेंड नहीं रह सकते। एक दिन चलो काम चल सकता है लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल सकता। चलो तीसरा ऑप्शन देता हूं मैं आपको, आपने क्या है, दाल यानी कि पल्सेस, उसको खाना है। चलो आपको एक अच्छी चीज दे देते हैं, आप लोगों ने शाही पनीर को खाना है, ये तो चल जाएगा ना, लेकिन रोज खाना है। या आपको सोयाबीन, वो आप जैसे मर्जी खाएं, चाहे उसकी वेजिटेबल बना के खाएं, कोई रेसिपी बना के खाएं, ठीक है, तब भी मेरे ख्याल से यहां पे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक दिन, ठीक है ना, ज्यादा दिन नहीं। ओके, फिर देखते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन। चलो आपको क्या करते हैं, डेली बहुत अच्छा फ्रूट, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपकी पसंद का फ्रूट, या ऑप्शन में सैलेड आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि इन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को चूज करना है और रोज वही खाना है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपके आंसर होंगे कि सर नहीं, हम किसी एक के ऊपर डिपेंड होके रोज अपना खाना ऐसा नहीं खा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स,
यानी कि हमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा और हमें बैलेंस डाइट मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात? यानी कि आप लोग जो खाना खा रहे हैं, हम लोग ये राइस, चपाती या देसी घी या कोई दाल या कोई फ्रूट्स या कोई सैलेड जो भी खा रहे हैं, तो एक्चुअली हम खा क्या रहे हैं? हम फूड तो ये ले रहे हैं, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम राइस और चपाती लेते हैं तो हम यहाँ पर एक फूड का कंपोनेंट या फूड का न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। कौन सा? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। दैट इज कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। जब हम चपाती के ऊपर ऑयलिंग की होती है या कोई बटर खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसके अंदर हमें फैट्स मिलते हैं। ठीक है, फिर अब हम ये पल्सेस, पनीर या कोई सोयाबीन कुछ भी खा रहे हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आप फ्रूट, सैलेड ये चीजें खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स, मिनरल्स और आपको थोड़े से फाइबर भी मिलते हैं, ये भी जरूरी है डाइजेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली ये वाले जो कंपोनेंट हैं फूड के, हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स, यही फूड न्यूट्रिएंट्स हैं। समझ में आ गया बेटा? तो इसलिए हमें फूड न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन को इस तरह समझना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम टू टाइप्स का मेन जो है न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, तो ये भी आपको पता है। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, अपने आप। और ट्रोफ्स मीन्स क्या होता है? ट्रोफोस मीन्स होता है नरिशमेंट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप अपनी बॉडी को नरिश कर लेते हैं, खाना दे देते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रोफ्स। और जो हेट्रो क्या होता है? हेट्रो होता है अदर्स, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो ट्रोफोस मीन्स वही नरिशमेंट के लिए, अपनी बॉडी के नरिशमेंट के लिए हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म which make their own food by themselves, then they are called autotrophs, और ये वाले हो जाएंगे heterotrophs। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सा प्रोसेस है अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें कुछ सम बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। सम बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, कीमोबैक्टीरिया होते हैं, केमिकल की हेल्प से बनाते हैं। इधर कौन आएंगे? यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो यहां पर एग्जांपल के अंदर आपके आ जाएंगे फंगस, फंजाई और जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे हेट्रोट्रोफ्स हैं। अब एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं, लेकिन हम लोग इसका अलग से नाम दे देते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स भी जो है वो हेट्रोट्रोफ्स हैं। दीज ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रोफ्स, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर आपके सेप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, पैरासिटिक आएंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाने वाले आएंगे, और इंसेक्टिवोर्स जो प्लांट्स होते हैं वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वो बातें यहाँ पे आएंगी। तो देखो, अगर हम पैरासिटिक की बात करें तो प्लांट्स के अंदर आपने नाम सुना होगा कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा अमर बेल होती है जो ग्रीन प्लांट के ऊपर येलो कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ये दूसरी की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उनको किल नहीं करते, लेकिन अपना न्यूट्रिशन जो है इनसे लेते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एनिमल्स की बात करूं तो लीचीज होती हैं, लीज होती हैं, ठीक है ना, एनिमल्स के ऊपर, या एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो कुछ वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये अपना न्यूट्रिशन जो लेते रहते हैं उनसे, तो अब ये डिपेंड है दूसरी की बॉडी के ऊपर। तो उसके बाद सेप्रोट्रोफ्स की बात करूं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़ गल रहा होता है उसके ऊपर जो ग्रो करते हैं। तो इसके अंदर मशरूम, फंगस जितने भी हैं, ठीक है, ये ग्रो करते हैं, ये सेप्रोट्रोफ्स होते हैं। इंसेक्टिवोर्स की अगर बात करूं मैं तो आपने एग्जांपल याद करने हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट जो है पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये वो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को अपने लीफ की स्ट्रक्चर बनी होती है पिचर लाइक, उसके अंदर आने पे उसको क्रॉस कर देते हैं, उसको मार देते हैं, फिर अपना न्यूट्रिशन उससे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मैं सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाने वाले की, तो यहां पे एग्जांपल आपने याद रखना है कि ये हेट्रोट्रोफ्स में आएंगे लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होते हैं? ये एक
सिम्बायोटिक रिलेशन है, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, वो शेयर करते हैं शेल्टर और फूड को। तो उसमें क्या होता है, लाइकेंस के अंदर किसका कॉम्बिनेशन है, एल्गी और फंगस का, ठीक है ना। तो एल्गा और फंगस जो है ये मिलके रहते हैं। एल्गी ग्रीन कलर का होता है, ये अपना खाना खुद बनाता है, तो नीचे उसके कौन रहता है, ये फंगस रहता है। तो फंगस उसको क्या करता है कि तो शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, भी आप ऊपर रहो, खाना बनाओ, और नीचे से ये वाटर एंड मिनरल सप्लाई करता है, यानी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन एल्गी और फंगस का जो है ये लाइकेंस कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, तो आप लोगों को पता है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन इस 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो चलो जल्दी से आप इसकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को नोट करो, ठीक है बेटा। तो देखो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, साथ में वाटर को, और कुछ मिनरल्स भी चाहिए होते हैं इनको, लेकिन मेन क्या आप लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, और ये ग्रीन प्लांट्स हैं तो इनके अंदर किस चीज़ की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ ये प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस। अब मैंने बोला था कि थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए, अभी तक जो आपने रिएक्शन पढ़ी थी हो सकता है वो कैसे पढ़ी हो, लेकिन अभी मैंने कुछ थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो दोनों ही रिएक्शन जो है वो ठीक होंगी। अभी क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो यहाँ मैंने क्या लिया कि 6 जो हैं मॉलिक्यूल्स वो कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, आपको एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पे मिल गया किसका, ग्लूकोज का, साथ में 6 वाटर और साथ में 6 जो है ऑक्सीजन गैस, ये मिल गया आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको ऐसे भी मिल सकती है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर नहीं लिखा होगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी बुक को अपने फॉलो करेंगे, ये ज़्यादा रिएक्शन सही है, तो 12H2O लेने हैं, इधर 6 दिखाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने को अंडरस्टैंड करना है। अब देखो ये रिएक्शन है अपनी फोटोसिंथेसिस की, ये कहीं भूलना नहीं है इसको, ठीक है। अब जब ये आपको पता होना चाहिए ज़्यादा क्या कि रॉ मटेरियल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है ये वाला, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे हमें कुछ इनको मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, तो उनके मिनरल्स के नाम जो हैं आपको थोड़ा ध्यान में हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, इनकी भी जरूरत होती है जो सोइल से ये लेते हैं, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट होते हैं, तो इसके प्रोडक्ट क्या हैं, तो प्रोडक्ट में आंसर आपने बताना है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे वाटर जो है वो प्रोडक्ट नहीं है। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं और 6 गेन हो रहा है, तो ये कोई प्रोडक्टिविटी थोड़ी है, 12 लेके 6 मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज और वाटर, अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो, ठीक है। अब जब ग्लूकोज एक्सेस हो जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टार्च की फॉर्म में जो है वो स्टोरेज हो जाता है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसको बेटा थोड़ा ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया हुआ है। तो इसमें बताना है कि जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो इसके अंदर स्टेप्स बताओ कि क्या क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है आपको एज ए होल पता होना चाहिए कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो सनलाइट की जरूरत है, तो सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को ये प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, ये स्टेप। लेकिन हमें मेन बताने हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किन स्टेप्स के अंदर होता है। तो फर्स्ट स्टेप पता क्या है, सबसे पहले सनलाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप बताएंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट।
अब ये सनलाइट को ऑब्जर्व कौन करता है? ट्रैपिंग, ट्रैपिंग भी बोल सकते हैं, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट कौन करेगा बेटा? ये करता है क्लोरोफिल। ये कौन करेगा? क्लोरोफिल जो है वो ट्रैप कर लेगा। जब एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, यहाँ पे एनर्जी आ गई, तो ये क्या करेगा? सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? ये ब्रेक डाउन कर देगा वाटर मॉलिक्यूल को। तो सेकंड स्टेप हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल जो है वाटर मॉलिक्यूल टूट के क्या बनाएगा? ये H&O बना देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन तो पता है, ये O जो है O2 फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाएगी ऑक्सीजन गैस। अब जो ये H है ये तीसरे स्टेप के अंदर आ जाएगा। ये क्या करेगा? जो हमारे पास CO2 गैस थी इसको रिड्यूस करके ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या होगा? रिड्यूसिंग ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसको आपने स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, मींस कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपका आंसर आना चाहिए क्लोरोप्लास्ट। तो ये कहाँ पे हो रहा है? सेल ऑर्गेनेली है प्लांट्स का, क्लोरोप्लास्ट, वहाँ ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, वो जरूरी है हमारे लिए। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल NCERT के अंदर नहीं दी हुई, तो हमें NCERT पे पूरा भरोसा रखना है। तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रैनम, स्ट्रोमा। ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो NCERT के अकॉर्डिंग दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? तो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये कहाँ है? ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है, लेकिन प्लांट का नोज कहाँ है जहाँ से ये लेती है? तो इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वाटर जो है ये कहाँ से मिलता है? तो वाटर उसको रूट से मिलता है। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वो सोयल से मिलते हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करती है उसके लिए आपको पोर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, जो NCERT बुक के अंदर दिया हुआ है। तो हमें पता है दीज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्ड थ्रू टाइनी पोर्स बाय लीव्स। तो लीव्स के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं वहां से एंटर करते हैं। उन टाइनी पोर्स का नाम क्या है? स्टोमेटा। तो हम स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं बेटा। तो देखो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के अंदर आपने इस तरह से बीन शेप या किडनी शेप, ये मैंने 2 सेल्स को बनाया, और इसके साथ जो है और सेल्स जो जुड़ी हुई हैं उनको भी मैंने यहाँ पे बना दिया। तो इनके साथ इस तरह से सेल्स और जुड़ी हुई हैं। लेकिन मेन हमने जो देखना है कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग वो कौन सी है? तो बेटा ये वाली जो है ओपनिंग है स्टोमेटा की, और जो सेल से ये ओपनिंग बनी हुई है इन सेल्स को बोलते हैं गार्ड सेल। ये क्या है? गार्ड सेल। ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। अब क्या है, इन गार्ड सेल्स के ऊपर आपको ग्रीन कलर के पैचेस जो हैं इस तरह से दिखाई देंगे। ये ग्रीन कलर के पैचेस ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट हैं, और इनके अंदर ग्रीन कलर किस कारण से है? क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण है। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस भी यहीं पे, इनका सेल है तो इनका न्यूक्लियस भी है यहाँ पे है। ठीक है, अब जो है ना स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में ध्यान से आपने सुनना है कि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कब होगी। देखो स्टूडेंट्स, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के ऊपर ही डिपेंड करेगा स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो ओपन कब होंगे? देखो स्टूडेंट्स, जब वाटर जो है इन गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये क्या होंगे? टर्जिड होंगे, ये फूल जाएंगे। तो ये आउटर लेयर जो है ये बाहर की तरफ जाने लग जाएगी, ये इनर लेयर जो अंदर की तरफ आने लग जाएगी। तो ये ओपनिंग हो जाएगी, स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाएगी। इसका उल्टा, जब पानी बाहर निकलेगा तो ये श्रिंक होने लग जाएंगी। तो गार्ड सेल जब श्रिंक होएंगी तो ये वापस जो है इधर आने लग जाएंगी, अंदर वाली लेयर, तो ये ओपनिंग को क्लोज कर देंगी, स्टोमेटा को क्लोज कर देंगी। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है कि गार्ड सेल किस तरह से टर्जिड होंगी, फूलेंगी, तो ये ओपनिंग होगी स्टोमेटा की, और जब श्रिंक करेंगी तो ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा। ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई NCERT की एक्टिविटीज़ की। इन एक्टिविटीज़ को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ फ्रेम होकर आ सकता है। तो देखो इस एक्टिविटीज़ के अंदर, इन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ नेसेसरी, तो उसको प्रूव करना है। सनलाइट इज़ नेसेसरी, उसको प्रूव करना है। क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी, उसको प्रूव करना है।
तो यहाँ मैं 2 एक्टिविटीज़ को डिस्कस करता हूँ, आप लोगों ने ध्यान से देखना है और इसको समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन कहीं से फ्रेम होकर आएगा तो आप उसका आंसर इजीली दे सकेंगे। कि तो फर्स्ट वाली एक्टिविटीज़ क्या है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इस एक्टिविटी को हमने परफॉर्म करके देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमें वेरीगेटेड लीव्स प्लांट लेना है। अब वेरीगेटेड लीव्स कौन सी होती हैं, ये लीव्स जो है ये पूरी ग्रीन नहीं होती, ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, बाकी इसका जो है येलो कलर या कलरलेस लीव होगी ये वाली, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स हैं, मनी प्लांट का ले सकते हैं, क्रोटन प्लांट ले सकते हैं। तो हमने ऐसा पॉटेड प्लांट लेना है और उसको डार्क रूम में रख देना है। अब डार्क रूम में हमने क्यों रखा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक बार बंद हो जाए तो लीफ के अंदर जितना स्टार्च जो अवेलेबल था वो सारा कंज्यूम्ड हो जाए। अब उसके अंदर कोई स्टार्च नहीं रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर क्या करेंगे, 2-3 दिन रखने के बाद उसको वापस बाहर निकालेंगे और उसको 2-3 घंटे के लिए सनलाइट के अंदर छोड़ देंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाए, ठीक है। फिर उसमें से एक लीफ को प्लग करेंगे। अब लीफ को लेने के बाद आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है, यानी कि इसके ऊपर जहां जहां ग्रीन कलर है उसके एरिया को ट्रेस कर लेना एक दूसरी शीट के ऊपर, ठीक है। तो ये अपने पास रख लेंगे। अब क्या करना है, इस लीफ को वाटर के अंदर बॉयल करना है। तो वाटर में बॉयल करने के बाद ये लीफ सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको बॉयल करेंगे अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे ही आप अल्कोहल सॉल्यूशन में इस लीफ को बॉयल करेंगे तो जितना इसका ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो सारा अल्कोहल अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। लीफ का कलर कलरलेस या पेल हो जाएगी और जो सॉल्यूशन रहेगा अल्कोहल का वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, उस लीफ को रिंस करेंगे पानी के अंदर से, ठीक है। फिर इसको डिप करेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर। डिप करने के बाद लीफ को बाहर निकालो, ये जो पर्पल कलर या ब्लू कलर आएगा इसको हम फिर रिंस ऑफ कर देंगे, पानी से धो देंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या देखोगे, आपके पास एक शीट है जिसमें आपने ट्रेसिंग की हुई है कि ग्रीन कलर कहाँ है और इस लीफ के ऊपर इन दोनों को मैचिंग करनी है। तो आप पता क्या देखोगे कि जहाँ जहाँ लीफ का ग्रीन कलर था वहीं पे आयोडीन सॉल्यूशन ने अपना पर्पल या ब्लू कलर को शो किया है। इट मीन्स क्या है कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होता है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। जो पेल कलर था जहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। सेकंड एक्टिविटी में हमने शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए क्या करना है, हमने 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं। वैसे ही उनको डार्क रूम में रख देंगे। डार्क रूम में क्यों रखा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक बार बंद हो जाए, यानी कि जो लीफ के अंदर स्टार्च बना हुआ है उसको कंज्यूम होने दो, उसको खत्म होने दो, ठीक है। फिर बाहर निकालो प्लांट्स को। और अब इसके ऊपर क्या करना है, आपने प्लांट्स के एक प्लांट जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक प्लांट के पास आपने एक ट्रे रखनी है और उसके अंदर क्या होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर क्या होगा KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को रख देना है और उसको एक बेल जार के साथ जो है ढक देना है। ऐसे दूसरे को करना, लेकिन वहां पे ये KOH नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको एज इट इज उसको बंद कर देंगे बेल जार से। अब इसके बॉटम्स को, दोनों ही केसेस के अंदर बॉटम को वैसलीन लगा के एयर टाइट कर देंगे, यानी कि कोई गैस जानी ही नहीं चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस प्लांट को हमने 2-3 आवर्स के लिए सनलाइट के अंदर रख दिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो गया। चलिए 2-3 घंटे बाद वापस जो है एक एक लीफ दोनों ही पॉटेड प्लांट से हमने ले लेनी है। अब सारा प्रोसेस यानी कि स्टार्च को चेक करने के लिए जो आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट होता है उसको करेंगे। प्रोसेस वही है, पहले वाटर में बॉयल करेंगे, फिर अल्कोहल में बॉयल करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिंस करने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन से इसको टेस्ट करेंगे स्टार्च बना के नहीं बना। तो आप क्या देखोगे कि ये वाला प्लांट जिसमें KOH रखा गया था, या तो वो वेरी लेस अमाउंट के अंदर शो करेगा पर्पल कलर, क्योंकि वहां पे स्टार्च बहुत कम मात्रा में बना है या नहीं बना, और दूसरा जहां पे KOH नहीं था वहां पे जो लीफ का कलर है वो पर्पल या ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी कि वहां अमाउंट ऑफ स्टार्च जो है वो ज़्यादा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस वहां ज़्यादा हुआ है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अब ये KOH का फंक्शन क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। KOH क्या करता है, KOH कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, यानी कि जिस प्लांट में हमने KOH को रखा था वहां पे CO2 को इसने ऑब्जर्व कर लिया था, प्लांट को CO2 अवेलेबल नहीं होने दिया, तो वहां पे CO2 की कमी होगी, वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, इसलिए आयोडीन टेस्ट जो है वहां पे कम शो हुआ।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से एक्टिविटी है, इनको ध्यान से आपने पढ़ लेना है बुक में से। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।